So on page number 108 in first year English, today we are going to discuss a new chapter here, struggle for an education. तालीम के लिए जद्दोजहद. Struggle means होते है जद्दोजहद, कोशिश, for an education एक तालीम के लिए. तालीम के लिए जद्दोजहद करना, इसमें एक शख्स की एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी आपको पता है, दिस इज़ बताया था आपको सब कि आप भी थी. अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सम अ पर्सन. द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ बुकर टी वॉशिंगटन. बुकर टी वॉशिंगटन, ठीक है. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, इसके लिखारी, इसको लिखने वाले. टी फॉर दैट इज़ टालिया फेरो, तो शॉर्ट में होता है तो उसको टी लिखा गया. तो बुकर टालिया फेरो वॉशिंगटन. तो आपकी बुक में लिखा हुआ है बुकर टी वॉशिंगटन. तो टी फुल फॉर्म, इससे पहले कि आप मुझसे पूछें मैं आपको बता देता हूँ कि टी का मतलब क्या है. तो नाम है ये, दिस इज़ द नेम ऑफ पर्सन बुकर टी वॉशिंगटन. पूरा नाम है, फुल नेम है इनका ये. तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 3 नेम आपने यहाँ पर इसमें दिख सकते हैं. तो पता नहीं, हम रेसलिंग दिखा करते तो बुकर टी के नाम से उस वक्त उसमें एक रेसलर भी आया करता था. अब बहुत पुराना हमारे वक्तों का था, ब्लैक रेसलर था वो, वेस्ट इंडीज़ का. तो वो एक उस नाम से मुझे ये नाम वाकिफ़ है, बुकर टी, ठीक है. तो अब बुकर टी वॉशिंगटन, बुकर टी तो नाम हो गया. बच्चा वॉशिंगटन भी उसके नाम में ही आ रहा है. तो वॉशिंगटन वैसे एक सिटी का नाम भी है, एक शहर का नाम भी है, ठीक है. तो वॉशिंगटन एक सिटी का भी नाम है, एक शहर का भी नाम होता है, ठीक है. जैसे कि अमेरिका, यूएस है, अमेरिका का जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ आल्सो नोन एज वॉशिंगटन. उसको भी वॉशिंगटन कहा जाता है, वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि वो भी किसी बंदे के नाम पर ही वॉशिंगटन का शहर है. दैट इज़ जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले सदर थे. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट वाज जॉर्ज वॉशिंगटन. तो $100 के बिल पर उनकी पिक्चर भी होती है, वो जॉर्ज वॉशिंगटन की. तो वो तो एक अलग है जॉर्ज वॉशिंगटन. ये बुकर टी वॉशिंगटन, ये एक अलग बंदे हैं, ठीक है, जिनकी चैप्टर आज हम पढ़ेंगे. वैसे बुकर का एक मतलब ये भी होता है ना, जैसे जो बुकिंग करता है दैट इज़ कॉल्ड बुकर, ठीक है. बुकिंग नेम में है ये बुकर टी वॉशिंगटन, ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट. तो ये इनकी पैदाइश हुई थी 1856 में, डेथ हुई है 1915 में, 1915 में. अमेरिका में पैदा हुए थे. एक अमेरिकन डिप्लोमेट है. डिप्लोमेट मीन्स पॉलिटिशियन, सियासी शख्स हैं. एंड ही रिमेन्ड एडवाइज़र ऑफ मैनी यूएस प्रेसिडेंट्स. एडवाइज़र किसे कहते हैं? मुशीर, जो एडवाइस देता है, नसीहत करता है प्रेसिडेंट को, मुशीर जिसको कहा जाता है. तो वज़ीरों के आपने पता है मुशीर भी होते हैं, वज़ीर के बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं. तो ये एडवाइज़र रहे हैं बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स के. और एडवाइज़र ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं. मिनिस्टर्स का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है. मिनिस्टर्स जैसे एक पब्लिक फिगर होते हैं जो आकर चीज़ बताते हैं. और मिनिस्टर्स के जो उनको नसीहत करते हैं, भाई ये फ़ैसला करें, इस पे साइन करें, इस पे नहीं करें, दैट इज़ एडवाइज़र, जिसको मुशीर कहते हैं. तो आपने वज़ीर सेहत देखा होगा, तो वज़ीर सेहत का मुशीर भी होता है. और जो मुशीर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं, वो CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं. तो जो CSS करते हैं, तो ना जो CSS के इम्तहान पास करते हैं, वो हर मिनिस्टर के एडवाइज़र ही जाकर लगते हैं. और CSS की अब बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, वही मिनिस्टर को बताता है भाई अब ये करना है, अब ये नहीं करना, अब ये फैसला करना है. तो एडवाइज़र नसीहत करता है. तो ये एक एडवाइज़र थे, ये भी यूएस प्रेसिडेंट्स को, और काफ़ी यूएस प्रेसिडेंट्स को उन्होंने एडवाइज़री दी थी, उनके मुशीर रह चुके थे. इनका ताल्लुक़ था एक ब्लैक फैमिली से. ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, ही वॉज अ कलर्ड अमेरिकन. वो एक ब्लैक अमेरिकन थे, एक काले अमरीकी थे, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन थे. तो जैसे कि आप में से जिन बच्चों को हिस्ट्री में दिलचस्पी है या थोड़ा सा हाउन रखते हैं, उनको पता है कि जब शुरू में अमेरिका के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा थी, नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा थी, ब्लैक और अमेरिकन के बीच भेदभाव बहुत था उनके अंदर. शुरू में आज 100, 200 साल, 300 साल पहले जाएँ, अमेरिका जब डिस्कवर हुआ था, और अमेरिका में फिर जब यूरोपियंस आए थे और उन्होंने तमाम जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको कुछ को मार दिया था, कुछ को स्लेव बना दिया था. तो उसके बाद ब्लैक लोगों की हालत बहुत बदतर हो गई थी, ब्लैक अमेरिकन की. उनको स्लेव समझा जाता था, उनको ग़ुलाम समझा जाता था, और उनके साथ कोई भी सही सलूक नहीं किया जाता था. उनके लिए स्कूल्स अलग थे. वाइट बच्चों के स्कूल में ब्लैक बच्चे नहीं पढ़ सकते थे. उनके लिए टॉयलेट्स अलग थे, उनके लिए चर्च अलग थे. हर चीज़ उसके अंदर अलग किया जाता था कि वो ब्लैक और वाइट जो है ना वो एक साथ ना रहे. रेसिज्म ये अमेरिका में बहुत देखने को आती थी. बाद में जाकर कुछ लोग आए, जैसे कि ये एक शख्स हैं, दैट इज़ बुकर टी वॉशिंगटन है. मार्टिन लूथर किंग है, एक शख्स हैं, नाम सुना होगा आपने मार्टिन लूथर किंग का. जूनियर कोटेशंस वगैरह अक्सर फेसबुक पे आती हैं उनकी. ये वो लोग थे जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के लिए आवाज़ बुलंद की अमेरिका में उनके हकूक़ के लिए, और फाइनली स्लेवरी को अबॉलिश किया, ख़त्म किया ग़ुलामी को इसमें से.
ठीक है, तो ये एक बहुत लंबी कहानी है जो अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो स्लेव की जो कहानी आती है ना दिखने में आती है, लेकिन अब जाकर अमेरिका के अंदर रेसिज्म जो है वो नहीं है। अब वो ब्लैक और वाइट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखते। वो उनके ब्लैक वाइट बच्चों के स्कूलों में ब्लैक लोग भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कार्टून से मूवीज़ में कि ब्लैक और वाइट आपस में दोस्त भी होते हैं। ठीक है, तो कोई ये फ़र्क नहीं होता कि डिफरेंस सब कोई है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता। अभी एक बार ऐसा हुआ कि जो एक शख्स था, फ्लॉयड नाम था शायद उसका, उसने क्या किया था कि एक ब्लैक अमेरिकन था फ्लॉयड के नाम का, तो उसको एक 3-4 साल पुरानी बात है कि एक पुलिस ने उसको उसके सर पे जो है वो घुटना रख दिया जिससे वो मर गया था। तो बड़े पूरे अमेरिका में उसमें प्रोटेस्ट हुए थे, वाइट लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था कि कैसे एक ब्लैक अमेरिकन को जो है वो एक पुलिस ने मार दिया। पूरे अमेरिका में पूरे प्रोटेस्ट होते हैं, बड़ा टीवी में हमने पाकिस्तान में भी दिखाया जाता था। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि मतलब स्कूल को मना हो गया कि वाइट और ब्लैक में कोई हम डिफरेंस नहीं रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं रखेंगे। क्रिकेट के अंदर भी ऐसा ही रूल्स ICC ने बनाए हुए हैं इसी को देखते हुए रेसिज्म के ख़िलाफ़ कि अगर रेस की बुनियाद पर कोई किसी को बुरा वाला नहीं कहेगा किसी भी सूरत में। ऐसे एक बार सरफराज अहमद थे, जब वो सरफराज अहमद एज कैप्टनसी थे, विकेट कीपर में होते थे, तो वेस्ट इंडीज़ के शायद कोई प्लेयर था ना, बहुत साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर था, कोई ब्लैक कोई प्लेयर था, नाम क्या था उसका, अच्छा ब्लैक प्लेयर था ना, लेकिन कोई वो तो वो उसके पीछे वो बैठा हुआ था, वो तो विकेट कीपरिंग में कह रहे थे, बोला भाई काले तेरी माँ क्या पढ़ रही है बैठ के, ऐसा कुछ कहा था ना उसने, ऐसे बोला था ना कुछ उसने कि अबे काले करके उसने कुछ बोला था ना, उर्दू में बोला था। उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन बाद में जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो पता लगा सरफराज ने क्या काले बोला उसको, मतलब ब्लैक बोल दिया। तो ये बहुत सख्ती से मना है कि वाइट ब्लैक तरह के अल्फाज किसी को आप नहीं कह सकते अब दुनिया में। तो 3 मैच के लिए उनको शायद जो है वो बैन कर दिया गया था कि मैं एक सरफराज अहमद को, पाकिस्तानी कैप्टन जो थे, क्योंकि मना था ऐसा बोलना, आप किसी को ब्लैक नहीं बोल सकते, अगरचे वो ब्लैक था भी लेकिन उसको बोल नहीं सकते कि तुम ब्लैक, उसकी बुनियाद पर नस्ली को इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा उससे। अब तो ऐसा नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो कहानी पुरानी है जब ब्लैक और वाइट के बीच में एक तजाद होता था, अब नहीं है। और इस्लाम ने भी ऐसे कोई तजाद आपको नहीं सिखाया, कहा ना कि नाइदर वाइट मैन इज़ नॉर एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, कि किसी काले को गोरे पर, गोले को काले पर। अच्छा, काले और गोरे से मुराद स्किन कॉम्प्लेक्शन ही है, फिर बताता हूँ। यहाँ मुराद है मास्टर और स्लेव। मास्टर और स्लेव अरब में भी ऐसे थे, जो गोरे थे ना अरब वाले, वो सब आका हुआ करते थे, और उनके पास अफ्रीका से उनके पास भी गुलाम आते थे, जैसे हबशा से बिलाल हबशी आए थे, एथोपिया से। तो वो काले लोगों को क्या करते थे, वो अपना गुलाम बनाते थे। जैसे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ना कि काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, इसके ये मतलब नहीं कि वो कलर कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके मतलब आका को गुलाम पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, गुलाम को आका पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ये कलर कॉम्प्लेक्शन इससे मुराद नहीं थी, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ समझा जाता है इससे। उसमें तो वैसे भी कोई इस तरह अमेरिका के अंदर ब्लैक और वाइट का मसला कलर कॉम्प्लेक्शन का नहीं था, मास्टर और स्लेव का था, कि जो वाइट अमेरिकन थे वो सब मास्टर्स थे उन ब्लैक अफ्रीकन के, जो जिनको लाया जाता था स्लेव बनाकर। बस समझ में आ गई? तो ठीक है जी। तो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में ऐसे ही एक ब्लैक पर्सन की स्ट्रगल दिखाई जाएगी उसकी, कि कितना उसको जद्दोजहद करना पड़ा तालीम हासिल करने के लिए। वो शख्स नाम है बुकर टी वॉशिंगटन, एक ब्लैक अमेरिकन। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि सेंस क्लियर होगा क्या मतलब होगा इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पेज 108 पर। वन डे while at work in a coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन जब मैं काम कर रहा था कोयले के कान में, ये बुकर टी वॉशिंगटन खुद अपनी कहानी सुना रहे कि जब मैं कोयले के कान में काम कर रहा था तो मैंने 2 माइनर्स को सुना बात करते हुए। 2 माइनर्स को, 2 खुदाई करने वालों को, माइनर्स खुदाई करने वाले, 2 खुदाई करने वालों को मैंने सुना कि वो बात कर रहे हैं ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में जो कलर्ड पीपल के लिए था, जो ब्लैक लोगों के लिए। कलर्ड से मुराद ब्लैक, कलर्ड से मुराद ब्लैक लोग, कलर्ड से मुराद वैसे बोलो रंगीन लोग, लेकिन जो है ना अमेरिकन जो है ना ब्लैक को कलर्ड बोला करते थे कि तुम कलर्ड हो, मतलब तुम्हारे पास ख़ास रंग है, तो ब्लैक लोग इससे मुराद है, ठीक है, कलर्ड पीपल। तो मैंने सुना कि 2 लोग बात कर रहे थे एक बड़े स्कूल के बारे में जो काले लोगों के लिए था, ब्लैक लोगों के लिए था, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर, किसी जगह पर। वर्जीनिया क्या है? वर्जीनिया इज़ एक्चुअली द स्टेट ऑफ अमेरिका। वर्जीनिया इज़ नॉट अ सिटी। अमेरिका में हमारे पास, यूएस में आपको पता है, यूएस के अंदर हमारे पास 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, और जो 52 स्टार्स हैं अमेरिका के झंडे में वो 52 स्टेट्स को शो करते हैं। 52 तारे हैं अगर आप काउंट करो तो। उसमें से एक स्टेट जिसका नाम है वर्जीनिया, वर्जीनिया। तो
वर्जीनिया के स्टेट में एक स्कूल के बारे में वो बात कर रहे थे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रीटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन. पहली बार था जब मैंने कुछ भी सुना था एक ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में जो ज़्यादा प्रीटेंशियस था. प्रीटेंशियस मतलब बनावटी था, जो ज़्यादा शानदार था, ये कह सकते हैं. उस कलर्ड स्कूल से, उस काले बच्चों के लिए वाले स्कूल से जो हमारे कस्बे में था. मतलब पहली बार हमने सुना कि काले लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए इतना एक अजीम स्कूल भी कोई खुला हुआ है वर्जीनिया के स्टेट के अंदर. आई हर्ड one telling the other that not only was the school established for the members of my race, but the opportunities were provided by which poor but worthy students could work out all or a part of the cost of board and at the same time be taught some trade or industry. मैंने सुना कि एक शख्स कह रहा था कि ना सिर्फ वो स्कूल मेरे रेस मतलब मेरे नस्ल के लोगों के लिए उसको कायम किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ मौके भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मुहैया किए जाते हैं, जिसमें गरीब लोग बट वर्दी स्टूडेंट, वर्दी मतलब काबिल तालिब इल्म, कुड वर्क आउट ऑल, वो सारा दिन वहाँ काम कर सकते हैं और अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोर्ड, या फिर वो पार्ट टाइम वहाँ पर कुछ जॉब कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ उन्हें कुछ कारोबार और कुछ सनत के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है. कुछ स्कूल के अंदर जो वर्जीनिया के अंदर कोई था, मतलब इसे सुना ये कोल माइन में काम किया करता था, एक छोटा बच्चा, वो अपनी बात कर रहा है. आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज और हाउ मेनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट. आई रिजॉल्व्ड एट वंस, मैंने सोच लिया उसी वक्त कि मैं जाऊँगा उस स्कूल, अगरचे मुझे पता ही नहीं था कि वो स्कूल था कहाँ, कितने मील दूर था और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा. वो बच्चा है छोटा, उसको तो पता ही नहीं, बस सुना है उसने कि ऐसा स्कूल कोई खुला है. मतलब ये रियल स्टोरी है, जो मतलब इसकी जो कह रहे हैं कि दैट इज़ बुकर टू टी वॉशिंगटन की, जो बचपन में जिनके साथ पेश आया. मतलब कोल माइन में काम किया करते थे बचपन में, ये गरीब थे, काफ़ी पुअर थे. आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन. मुझे याद है कि मेरे अंदर आग लगी थी लगातार एक आग लगी थी मेरे अंदर, विथ वन एम्बिशन, इस एक मकसद के साथ, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन. और वो क्या थी भाई, कि मुझे हैम्पटन जाना है. अब देखो वर्जीनिया तो मैंने बताया बच्चों, वर्जीनिया इज़ अ स्टेट, और एक स्टेट जैसे प्रोविंसेस हमारे आते हैं, हमारे पाकिस्तान में प्रोविंसेस होती हैं, जबकि यूएस के अंदर स्टेट्स हैं, वहाँ स्टेट्स कहा जाता है. इंडिया में भी स्टेट्स कहा जाता है, इंडिया में प्रोविंस नहीं कहते. इंडियन मूवी में ना कहते तो वो स्टेट के, यूपी एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वो कभी उसको प्रोविंस नहीं कहते हैं. पाकिस्तान में उसको प्रोविंस कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोविंस कहते हैं, अमेरिकन उसको स्टेट कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग हम स्टेट भी कह सकते हैं, सिंध स्टेट, पंजाब स्टेट, बलूचिस्तान स्टेट. स्टेट प्रोविंस को ही कहा जाता है, लेकिन स्टेट के साथ ये बेनिफिट होता है कि स्टेट जो है ना वो ऑटोनॉमी में होता है ज़्यादा. स्टेट और प्रोविंस में थोड़ा सा फ़र्क है कि स्टेट को खुद मुख्तारी ज़्यादा हासिल होती है, जो प्रोविंस को नहीं होती है इतनी. तो स्टेट जब कह दिया मतलब उसको, जैसे अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनके अपने अलग मिनिस्टर्स हैं, उनका झंडा अलग है, उनके मोटो अलग है, उनका एंथम अलग है, फ्लैग वगैरह सब अलग है. 52 स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग फ्लैग्स हैं, और उनको ऑटोनॉमी हासिल है, खुद मुख्तारी हासिल है, सोवरेनिटी. तो इसलिए हम उसको स्टेट्स कह सकते हैं. जैसे यूएई के अंदर 5 स्टेट्स जैसे हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, ये सब अपने अलग अलग फैसले करने के लिए आज़ाद है. अबू धाबी शारजा के मामले में टांग नहीं अड़ा सकता, तो ये स्टेट कहते हैं उसको. अब तो इंडिया ने स्टेट बनाई हुई है जहाँ पर बहुत खुद मुख्तारी दी हुई है हर एक रियासत को, और वहाँ फेडरल का चक्कर नहीं है. वहाँ मिसाल के तौर पे यूपी गवर्नमेंट के पास ही पैसे आएंगे टैक्स के, और पी गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लेगी. मतलब फेडरल में नहीं जाएंगे उसके पास, न्यू दिल्ली में नहीं जाएंगे पैसे. पाकिस्तान में होता है ना, सारे पैसे मिलकर इस्लामाबाद जाते हैं, फिर इस्लामाबाद हर पैसे को अब इंडिया में ऐसा नहीं है. अब यूपी में जो टैक्स कलेक्ट हो वो यूपी में ही लगेगा, वो जाकर वो न्यू दिल्ली में नहीं जाएगा जाकर वो. मतलब ये बेहतर होता है, ऐसा ज़्यादा बेहतर तरीका है इससे, कि उससे क्या होता है कि सूबों में ज़्यादा खुद मुख्तारी आ जाती है. तो अमेरिका में ऐसा ही है, स्टेट्स इसलिए कहते हैं उसके, प्रोविंस नहीं है. तो फ़र्क समझना, हमारे बच्चों को फ़र्क नहीं पता होता स्टेट और प्रोविंस में क्या है. ठीक है, अब इसके स्टेट में, एक स्टेट में आपको पता है बहुत सारे सिटीज़ होंगे, तो उनमें से एक सिटी जो यहाँ पर क्या है ना, दैट इज़ कॉल्ड हैम्पटन. तो ये एक शहर है हैम्पटन वर्जीनिया का. ठीक है जी, तो इसी हैम्पटन, इसी में जो है वो ये स्कूल मौजूद है.
तो कहता है कि मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं हैम्पटन जाऊंगा, और मैं आग लगी थी हैम्पटन जाने की. While at work here, I heard of a vacant position in the household of General Lewis Ruffner, the owner of the salt furnace and coal mine. जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैंने सुना एक वैकेंट पोजीशन, एक खाली जगह के बारे में. हाउस होल्ड मतलब घर, जनरल लेविस रफनर के घर में, जो ओनर थे सॉल्ट फर्नेस के. फर्नेस मतलब भट्टी या तंदूर, नमक वाली तंदूर या नमक की जो भट्टी थी, और एंड कोल माइन, और जिस कोल माइन में मैं काम करता था उसके मालिक थे वो. तो कोल माइन के ओनर थे, नाम लिखा हुआ है जनरल लेविस रफनर. ठीक है, तो जनरल लेविस रफनर. अमेरिका में पहले भी, मतलब अमेरिका में भी ऐसा पहले होता था कि हर एक चीज़ के मालिक जनरल ही हुआ करते थे. तो मतलब अमेरिका अब नहीं होते वहाँ पर, अब पाकिस्तान में होते सारे. तो जनरल लेविस रफनर जो थे ओनर थे सॉल्ट फर्नेस के एंड कोल माइन, और कोयले के कान के. उनके घर पे एक वैकेंट पोजीशन थी. वैकेंट पोजीशन मतलब खाली जगह थी उनके घर पे को काम करने के लिए ना. उनको पता लगा बुकर टी वॉशिंगटन को. मदर, आगे बढ़े, मदर अप्लाइड टू हर फॉर द वैकेंट पोजीशन. मदर ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया उस वैकेंट पोजीशन के लिए, उस खाली जगह के लिए. मतलब नौकरों की ज़रूरत थी उसमें. आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ. मुझे $5 पर मंथ की सैलरी पर रखा गया. $5 महाना की सैलरी पर मुझे रख लिया गया. I soon began to learn that first of all she wanted everything kept clean about her, and that she wanted things done promptly and systematically, and that at the bottom of everything she wanted absolute honesty and frankness. मैंने जल्द ही सीख लिया सबसे पहले कि वो चाहती हैं हर चीज़, उनकी हर चीज़ जो है वो उनके घर पे साफ़ सुथरी रहे, और वो चाहती थी चीज़ों को किया जाए प्रॉम्प्टली, बाकायदगी से, एंड सिस्टमेटिकली, और मुनज़्ज़म अंदाज से, सिस्टमेटिकली चीज़ों को किया जाए. और इसके अलावा ये कि वो चाहती थी एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, मुकम्मल ईमानदारी, एंड फ्रैंकनेस, और दोस्ती. मतलब हर चीज़ उन्हें कुछ छुपाया नहीं, उनको हर चीज़ बताया जाए. नथिंग मस्ट बी स्लिप शॉर्ट एंड एवरी डोर एवरी फेंस मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर. स्लिप शॉर्ट मतलब लापरवाही. किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतनी है. हर दरवाजे को, हर फेंस मतलब बाड़, हर बाड़ को मस्ट बी इन रिपेयर या मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर. उसको सही हालत में रखना है, उसकी मुरम्मत करके रखना है, उसके अंदर कोई भी ख़राबी नहीं छोड़नी है. द लेसन्स दैट आई लर्न इन द होम ऑफ मिसेस रफनर वर एज वैल्यूएबल टू मी एज एनी एजुकेशन आई हैव एवर गॉटन एनीवेयर सिंस. जो असबाक मैंने मिसेस रफनर के घर पे हासिल किए, सीखे, ये उतने ही वैल्यूएबल थे जितना कोई दूसरा तालीम जो मैंने हासिल की थी कहीं और कभी. इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 का साल था. फॉल सीज़न था. फॉल मतलब पतझड़ का मौसम. ब्रिटिश कहते हैं ऑटम, ब्रिटिश कहते हैं ऑटम सीज़न, अमेरिकन इसको फॉल कहते हैं. ख़िज़ा का मौसम, पतझड़ का मौसम, वो मौसम जिसमें पत्ते गिरते हैं, तो फॉल सीज़न कहा जाता है. तो अमेरिकन इंग्लिश में फॉल कहते हैं, ब्रिटिश इसी को ऑटम कहते हैं. तो हम लोग बचपन से ऑटम पढ़ते हुए हैं, ये अमेरिकन इसको फॉल कहते हैं, क्योंकि ट्रीज़ में से लीव्स फॉल करते हैं, इसमें गिरते हैं. तो 1872 के ख़िज़ा के मौसम में आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गो. मैंने अज़म कर लिया कि मैं कोशिश करूँगा जाने की. हैम्पटन, वहीं जहाँ पर स्कूल था. द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैड अर्न हैड बीन कंज्यूम्ड बाय माई स्टेप फादर एंड द रिमाइंडर ऑफ द फैमिली. वो थोड़े से पैसे जो मेरे पास थे, जो मैंने कमाया था, उसको खर्च कर दिया मेरे सौतेले बाप ने, एंड द रिमाइंडर ऑफ द फैमिली, और मेरे ख़ानदान के, मेरे घर के दूसरे लोगों ने उसको खर्च कर दिया. विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी फ्यू डॉलर्स, एंड सो आई हैड वेरी लिटिल विथ विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सवाए इसके कि कुछ डॉलर्स मेरे पास बच गए सिर्फ. आई हैड वेरी लिटिल विथ विच टू बाई क्लोथ्स, मेरे पास बहुत कम इतने पैसे थे कि जिससे मैं कपड़े ख़रीद सकता, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और मैं अपने सफ़र के खर्चे उठा सकता. इतने पैसे मेरे पास थे ही नहीं. फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन. आखिरकार वो अजीम दिन आ गया और मैंने हैम्पटन का सफ़र शुरू किया. मतलब वहाँ से निकल के अपने शहर से हैम्पटन जाने लगा. द डिस्टेंस फ्राम मेल्टन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स. मतलब जिस सिटी में ये रहते हैं उसका नाम है मेल्टन, अमेरिकन सिटी है कोई है. तो मेल्टन से हैम्पटन तक का शहर काफ़ी ज़्यादा है. मतलब कह रहे हैं कि 500 माइल्स, 500 मील का फासला है दोनों शहरों के बीच में. तो अमेरिका खुद एक काफ़ी बड़ा कंट्री है ना, तो डिस्टेंसेस काफ़ी वाइड है उसके अंदर. तो 500 मील का फासला है, मतलब मेल्टन से हैम्पटन तक.
I had not been away from home many hours before it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. मुझे घर से बाहर निकले हुए कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मुझे इस बात का इदराक हो गया, मुझे समझ में आ गई बात कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पे कर सकूं फेयर मतलब किराया हैम्पटन जाने के लिए, मतलब ट्रेन को, बस को या फिर टैक्सी को मैं इतना नहीं दे सकता किराया, इतना पैसा ही नहीं है कि मैं हैम्पटन जाने के लिए उनको फेयर दे सकूं. By walking, begging rides both in wagons and in cars, in some way after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. कह रहे हैं कि पैदल चलकर, begging rides, सवारी मांगकर, मतलब राइड्स मांगकर, लिफ्ट मांगकर, वैगन वालों से, कार वालों से, इस तरीके से कुछ दिनों बाद मैं रिचमंड के शहर रिचमंड वर्जीनिया पहुंच गया, जो 82 माइल्स दूर था, 82 माइल्स के फासले पर था हैम्पटन से. मतलब कह रहे हैं कि वर्जीनिया जो है, वर्जीनिया का एक सिटी है, दैट इज़ कॉल्ड रिचमंड. अब रिचमंड जो है वो हैम्पटन से 82 माइल्स के फासले पर है. मतलब 82 माइल्स का फासला रह गया था इनके वहाँ अपने स्कूल तक पहुँचने में. तो मैं रिचमंड पहुँचा, मतलब जो कि रिचमंड जो है वर्जीनिया का एक सिटी है, एक सिटी इसका हैम्पटन है, एक रिचमंड है, दोनों के बीच में 82 माइल्स का फासला है. स्टेट का नाम आपको पता है, वर्जीनिया है, ठीक है. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ पहुँच गया. कैसे पहुँचा भाई? हिच हाइकिंग करके. हिच हाइकिंग किसे कहता है आपने सुना होगा. आजकल हिच हाइकिंग से मुराद कि आप लिफ्ट लेकर, पैदल चलकर आप किसी जगह पहुँचो, मतलब कोई पैसा खर्च नहीं करो. इंडियंस में अगर अक्सर हिच हाइकिंग करते हैं, उसके यूट्यूब पे व्लॉगर्स होते हैं अक्सर हिच हाइकर्स. इंडिया में मतलब इंडियन व्लॉगर बहुत सारे आपको मिलेंगे जो हिच हाइकिंग कर रहे होते हैं. मतलब वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं कि वो लिफ्ट लेकर इधर से उधर जा रहे होते हैं, पूरा दुनिया घूम रहे होते हैं लिफ्ट लेकर इधर उधर. मतलब कोई पेमेंट नहीं करते किसी चीज़ के लिए, मतलब कि जाने के लिए. कभी इधर लिफ्ट मांग ली, कभी उधर लिफ्ट मांग ली, थोड़ा पैदल चल लिया. तो ऐसे यूट्यूबर आपको मिलेंगे जो लिफ्ट लेकर इधर उधर जा रहे होते हैं, सिर्फ इंडियंस में अक्सर. तो वो हिच हाइकर्स होते हैं. तो ऐसा भी होता है समटाइम्स, ये भी एक तरीका है, मतलब कम पैसों में बंदा घूम सकता है दुनिया इसमें. अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि मैं इसी तरह से किया कि मतलब मैंने जो है वो वॉकिंग की, लिफ्ट मांगे वैगन वालों से, कार वालों से. और उसके कुछ दिनों बाद मैं रिचमंड पहुंच गया, जो 82 माइल्स के फासले पर था हैम्पटन से. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. जब मैं वहाँ पहुँचा, थका हुआ था, भूखा था, गंदा भी था, डर्टी था, और काफ़ी देर रात हो चुकी थी जब मैं रिचमंड पहुँचा. I had never been in a large city and this rather added to my misery. मैं कभी इतने बड़े शहर नहीं गया था आज तक. मैं कभी इतने बड़े शहर का ज़िंदगी में पहली बार मैं विज़िट कर रहा था. And this rather added to my misery. misery मतलब मुसीबत. इससे मेरी मुसीबत में इजाफा हो गया. मतलब मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैं तो छोटे शहर का रहने वाला, स्मॉल टाउनर था. अब डायरेक्ट पहुंच गया हूँ एक इतने बड़े शहर में, तब इससे मेरी मुसीबत में इजाफा हो गया. When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सारे पैसे मेरे खर्च हो गए थे. I had not a single acquaintance in the place and being unused to city ways, I did not know where to go. Acquaintance मतलब जान पहचान. मेरी एक भी जान पहचान नहीं थी उस जगह पर. मेरे को जान पहचान का बंदा था ही नहीं इस पूरे शहर में, रिचमंड में. And being unused to the city ways, और मुझे शहर के रास्ते भी देखे हुए नहीं थे, पहली बार आया था मैं. I did not know where to go. मुझे पता नहीं था मुझे जाना कहाँ है. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. उस वक्त जब मैं पहुंचा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉस्शन, जिस्मानी थकन जब मुझे हो गई, जब मेरा जिस्म पूरी तरह से थक गया, तो मैं एक ऐसे पोर्शन पर आया सड़क के जहाँ पर ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पर चौड़ी जो साइड वॉक था, साइड वॉक चलने की जगह जो होती है, ठीक है, तो फुटपाथ टाइप की चीज़, वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड. वो काफ़ी हद तक ऊंची थी, मतलब वो काफ़ी ऊंची थी, फुटपाथ काफ़ी ऊंचा उन्होंने बनाया हुआ था. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night upon the ground with my satchel of clothing for a pillow. मैंने वहाँ कुछ मिनट इंतज़ार किया. जब मुझे यकीन हो गया कि कोई गुजरने वाला नहीं है, कोई गुजर नहीं रहा है यहाँ से, और कोई गुजरने वाला मुझे देख नहीं रहा यहाँ से, तो मैं साइड वॉक के नीचे चला गया और वहाँ लेट गया. लाइक के सेकंड फॉर्म में लेट गया मैं
ज़मीन पर रात गुजारने के लिए, और अपना सैचल मतलब बस्ता, अपना बस्ता, सैचल ऑफ क्लॉथिंग, मतलब एक जो है ना, इस तरह से देखा होगा आपने कि जो क्लोथिंग कपड़े वगैरह को एक बोरिया बिस्तर जो बना लेते हैं ना, बोरिया बना लेते हैं, उसके अंदर कपड़ा डाल लेते हैं। तो वो मैंने जो एक बोरी थी जो कपड़े जिसमें मैंने डाले हुए थे, वो बस्ता, उसको मैंने तकिया, पिलो अपना बना लिया था और रख कर उसको सो गया। मतलब जो फुटपाथ था वो काफ़ी ऊंचा था, तो फुटपाथ के एक किनारे एक तरफ जाकर मैं क्या किया, और नीचे की तरफ मैं सो गया ताकि लोग मुझे देख ना सके कि बंदा कोई यहाँ पर सोया हुआ है। बिकॉज कुछ था ही नहीं उसके पास जगह रहने के लिए, घर छोड़ के निकल गया, जाकर उस स्कूल में जाने की हसरत इसकी है, अकेले निकला है, बच्चा ही है कोई है। तो अपने बचपन की याद शेयर कर रहे हैं जो बुकर टी वॉशिंगटन है, और स्ट्रगल फॉर एजुकेशन बता रहे हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने की तालीम हासिल करने के लिए। कि स्ट्रगल मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं है ना, तो देखो वो बहुत ज़्यादा उसको, जैसे ब्लैक अमेरिकन है ना, उनको नहीं मिलते थे अपॉर्चुनिटीज़ तालीम हासिल करने की, तो उसमें एक बंदा कितनी स्ट्रगल करता था अगर उसको तालीम हासिल करने की चीज़ होती मिल रही होती थी। अब जैसे हम सब हैं यहाँ पर, आप हैं यहाँ पर, तो आप सब के पास तालीम हासिल करना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है, चूँकि आपके पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों का वो मसला नहीं है, तो आप वैसे हर बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, ईजिली कर सकता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम शिरक करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, हम पढ़ाई फिर भी नहीं करते, हमारा दिल ही नहीं करता पढ़ने का। और जिनके पास नहीं होता है वो कितनी मुशक्क़त करते हैं तालीम को हासिल करने के लिए। हमारे घर के सामने स्कूल होता है, फिर भी हम उसमें जाने के लिए बोलते भी नहीं यार कौन जाएगा, नहीं जाओ। वह फ़र्क होता है ना, अल्लाह हर किसी को, मतलब किसी को दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है, वही वाली बात है, सिंपल। नियरली ऑल नाइट आई कुड हेयर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। लगभग सारी रात ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की चाप मैं सुनता रहा अपने सर के ऊपर। वो जाहिर सी बात है, फुटपाथ पे लोग चल रहे फिर रहे थे, वो फुटपाथ के नीचे लेटा हुआ था, रोड की तरफ नहीं, दूसरी तरफ, मतलब रोड की तरफ थोड़ी ना वो गाड़ी चढ़ा देगी, फुटपाथ ऊंचा था, उसके दूसरी तरफ लेटा हुआ था जहाँ लोग नहीं चलते। तो और मेरे सारी रात मेरे कदमों पे जो है ना, मेरे मतलब मेरे सर में, मैंने अपने सर पे सुनता रहा कदमों की चाप के, लोग इधर उधर चल रहे थे और चलने की आवाज़ें लोगों की आती गई सारी रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। अगली सुबह, चूँकि रात की बिल्कुल रात तारीकी थी और वो सो गया जाके, उसको नहीं पता आगे पीछे क्या, वो सो गया। अगले सुबह मैंने नोटिस किया कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, मैं किसी एक बड़े कश्ती के करीब था, मतलब पोर्ट के करीब किसी जगह पर जाकर सो गया था। पोर्ट होता ना, सी पोर्ट, उसके करीब कहीं सो गया था। तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी कश्ती थी और सामने समंदर था, और कश्ती आकर जो है वो लंगर अंदाज हुई हुई थी, मतलब किसी एक कोने पे। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। मैं फ़ौरन से उस जहाज़ के पास पहुंचा और मैंने कप्तान से कहा जहाज़ के कि मुझे इजाज़त दें कि मैं अनलोड द वेसल, मैं इस जहाज़ को खाली कर दूं इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि लोडिंग का काम करके थोड़ा सा मुझे पैसे मिल जाए जिससे मैं नाश्ता कर सकूँ। क्योंकि अब सुबह हो गई ना, मैं नाश्ता तो करना है और इसके पास तो पैसा है नहीं, बुकर टी वॉशिंगटन के पास। उसने बोला कि यार, कैप्टन से बोला मुझे कुछ काम करना है, मैं लोडिंग को थोड़ा करना चाहता हूँ। द कैप्टन, अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। जो कप्तान था जहाज़ का, वाइट मैन था वो। वाइट मैन मतलब गोरा आदमी था वो, मतलब गोरे से मुराद अंग्रेज़ था वो। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, और वो लग रहा था कि वो काफ़ी रहमदिल है। कंसेंटेड, उसने हामी भर ली, उसने इकरार कर लिया कि ठीक है चलो कर लो ये काम। तो आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैं लंबे अरसे काम, मैं काफ़ी देर तक काम करता गया ताकि मैं नाश्ते के लिए पैसा जमा कर सकूं। एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ, और मुझे लगता है जैसे आज तक याद है मुझे, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। ये सबसे बेहतरीन नाश्ता था जो मैंने कभी किया था। अब अपनी मेहनत से, मतलब जो किया था कि अपनी मेहनत से पैसा कमाया उसने, फिर कमाने के बाद जब उस पैसे से नाश्ता किया तो उसका टेस्ट ही अलग था। मेहनत करने के बाद ये होता ना, मुफ्त की रोटी तो एक अलग चीज़ होती है, तो उसमें तो नाश्ते का टेस्ट ही नहीं पता लगता है क्या चीज़ खा रहे। लेकिन एक होता है कि जाके मेहनत करना फिर उस पैसे से खाना, उसके एक अलग टेस्ट है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मज़ा कभी नहीं आया इस तरह से नाश्ता करने में। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी इफ़ आई डिजाइड आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल पर डे। मेरे काम ने उस कैप्टन को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो ये काम जारी रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये काम जो है वो जारी रख सकता हूँ फॉर द स्मॉल अमाउंट पर डे। द पर डे के लिए स्मॉल अमाउंट में कुछ मिकदार में मुझे जो है वो पैसे मिल जाएंगे और मैं उसमें ये काम जारी रख सकता हूँ मैं चाहूँ तो। मतलब उसने जो अनलोडिंग का काम जो किया था, लोडिंग का, अब इस बच्चे का काम उस कैप्टन को इतना पसंद आया कि उसने कहा कि भाई अगर चाहो तो तुम परमानेंट यहाँ पर आकर जॉब कर लो। मतलब मेरे साथ परमानेंट होता है ना कभी इंसान, ये दिहाड़ी होता है कि दिहाड़ी पे इंसान कर रहा होता है।
तो पर डे के लिहाज से मतलब कुछ अमाउंट मैं पर डे दे दूंगा, तो मेरे पास रेगुलर वर्कर बन जाओ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ये मैं बहुत खुश था ऐसा करने के लिए। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द सेम साइड वॉक दैट गेव मी शेल्टर द फर्स्ट नाइट आई वॉज इन रिचमंड। मैंने सोना जारी किया उसी साइड वॉक पर जिसने मुझे पनाह दी थी मेरी पहली रात में जब मैं रिचमंड में आया था। मतलब मैं घर तो मेरे पास था नहीं रहने के लिए, तो मैंने क्या किया कि मैं उसी साइड वॉक पे मैं रहना शुरू कर दिया जब मैं पहली रात जो मैं आया था रिचमंड में। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, काफ़ी सालों के बाद उसके, द कलर्ड सिटीजन्स ऑफ रिचमंड वेरी काइंडली टेंडर्ड मी अ रिसेप्शन which was not far from the spot where had I slept the first night I spent in that city। कह रहे काफ़ी सालों के बाद जो कलर्ड सिटीजन्स थे रिचमंड के, कलर्ड सिटीजन मतलब जो ब्लैक लोग थे रिचमंड के, ब्लैक कलर्ड सिटीजन मतलब मैंने आपको बताया था रंगीन नहीं है, कलर्ड मतलब ब्लैक है। जो ब्लैक लोग थे रिचमंड के, उन्होंने बहुत मेहरबानी से, काइंडली मेहरबानी से, टेंडर्ड पेश किया मी अ रिसेप्शन में रुखसत करना, मुझे एक रिसेप्शन पेश किया, एक तकरीब कह लो, एक तकरीब मेरे एजाज़ में रखी, विच वॉज नॉट फॉर फ्रॉम द स्पॉट, जो उस जगह से दूर नहीं था, वेयर हैड आई स्पेंट द फर्स्ट नाइट आई स्पेंट इन दैट सिटी, जहाँ पर मैं सोया था अपनी पहली रात जब मैं इस शहर में आया था। मतलब कुछ साल मैंने वहाँ पर काम किया, उसके बाद में मैंने सोचा कि अब दोबारा सफ़र करना चाहिए जहाँ पर मुझे जाना था तालीम हासिल करने के लिए। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया था ये, फिर उसने बोला कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वहाँ के लोग उसको रिसेप्शन देते हैं, मतलब जो ब्लैक लोग होते हैं वहाँ के, उसकी कम्युनिटी के, फिर वहाँ से वो निकलता है। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस पानी के जहाज़ के कैप्टन का, कप्तान का, उसकी मेहरबानी के लिए, और दोबारा सफ़र शुरू करता हूँ। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। बिना किसी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी गैर मामूली वाक़ये के मैं पहुंच गया हैम्पटन, जहाँ पर स्कूल था। हैम्पटन में पहुंच गया विद अ सरप्लस कहते हैं बचा हुआ पैसा, जिसको हम कह सकते हैं जो बचा हुआ पैसा था, अपने बचे हुए पैसे के साथ में हैम्पटन पहुंच गया, जो एग्जैक्टली कितना था भाई, 50 सेंट्स। 50 सेंट्स, 100 सेंट आपको पता है $1 बनाता है, तो $1 का भी आधा, $0.5 कह लो आप, आधा डॉलर मेरे पास था, जिससे मुझे अपनी तालीम शुरू करनी थी। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। मैंने पेश कर दिया अपने आप को उस स्कूल के हेड टीचर के सामने कि मुझे कोई क्लास असाइन कर दें, कि मैं किस क्लास में जाऊँगा। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर। चूँकि काफ़ी लंबे अरसे से मैंने प्रॉपर फूड, कोई माकूल खाना नहीं खाया था, अब बात मैं नहाया भी नहीं था काफ़ी जब से मैं सफ़र कर रहा था, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, और मैंने कपड़ा भी तब्दील नहीं किया था, इसलिए यकीनन मैं के बहुत फेवरेबल इंप्रेशन, मैं बहुत अच्छा तासुर नहीं दे पाया उस हेड टीचर को। उसने देखा कि यार ये बंदा इतना भूखा है, गंदा है, गंदे कपड़े उसने पहने हुए हैं, और जो है वो उसने को नहाया हुआ भी नहीं है, ये गंदगी, मतलब तो अब मतलब एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा उसके ऊपर, हेड टीचर के ऊपर। फॉर सम टाइम शी नीदर रिफ्यूज टू एडमिट मी नॉट डिड शी डिसाइड इन माई फेवर एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर। कुछ वक्त के लिए ना तो उसने रिफ्यूज़ किया मुझे एडमिशन देना, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, ना तो उसने मुझे एडमिशन देने से इनकार किया, ना तो उसने इनकार किया कि मुझे एडमिशन नहीं देगी, नॉर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही मेरे हक में उसने फैसला किया। एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर। लिंगर मतलब होता है इंतज़ार करना, और मैं इंतज़ार करता रहा उसके किसी जवाब का। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड द हेड टीचर सेड टू मी। कुछ घंटे जब गुजरे तो हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। कहते हैं एडजॉइनिंग मतलब बराबर में जो रिसाइटेशन रूम है, तिलावत वाला कमरा है। वैसे रिसाइटेशन से मुराद कुरान की रिसाइटेशन नहीं है, चूँकि अमेरिका है तो बाइबल की भी रिसाइटेशन होती है ना, इंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं क्रिश्चियन ईसाई, तो उसके लिए भी प्रेयर एरिया उन्होंने बनाया हुआ होता है जहाँ पर वो बाइबल वगैरह की रिसाइटेशन करते हैं। क्रिश्चियन स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि बराबर में जो रिसाइटेशन रूम है नीड्स स्वीपिंग, उसमें झाड़ू लगाने की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और झाड़ू मारो उसमें जाके। उसको कहा कि तुम झाड़ू लगाओ, मतलब उसकी शक्ल देखकर उसको ऐसा लगा कि भाई ये तो झाड़ू लगाने के काम ही करेगा, तो उसको झाड़ू लगाने दे दिया। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 times।
3 बार मैंने झाड़ू दिया रिसर्टेशन रूम को। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मुझे डस्टिंग क्लॉथ डस्ट करने वाला कपड़ा मिला एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और 4 बार मैंने उससे डस्टिंग की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माय डस्टिंग क्लॉथ। सारे लकड़ी का काम जो कुछ भी हुआ था दीवारों पर, हर बेंच पर, टेबल पर, डेस्क पर, जो जो लकड़ी थी, आई वेंट ओवर 4 टाइम, 4 दफ़ा मैं हर तरफ गया अपने डस्टिंग क्लॉथ के साथ, और 4 दफ़ा मैंने उस पर कपड़े मारे। Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इसके अलावा फर्नीचर के हर पीस को, फर्नीचर के हर जो भी फर्नीचर का पीस रखा हुआ था, जो भी टेबल था उसके ऊपर, कबर्ड था, कुछ भी था फर्नीचर, उसको मैंने हिलाया था, मूव किया था, और हर कोने पर, हर कोने खुदरे की जगहों पर मैंने कमरे को हैड बीन थॉरोली क्लीन, थॉरोली पूरी तरह से थॉरोली क्लीन किया था, पूरी तरह से साफ़ कर दिया था, झाड़ू दे दिया था। देखो ना कि सामने झाड़ू दे देना, वो कहता है कि तो फर्नीचर हटा कर, मतलब फर्नीचर हटा कर नीचे बहुत गंदगी होती है उसको झाड़ना। इस तरह से मैंने एक एक फर्नीचर को मूव करके हर एक एक कोने पर, कमरे के कोने पर भी ज़्यादा गंदगी रह जाती है, उसको मैंने झाड़ू दे दिया था। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेंट अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम। मुझे एक एहसास हुआ कि मेरा मुस्तकबिल इन्हिसार करता है उस तासुर पर जो मैं बनाऊँगा उस टीचर पर, इस कमरे को साफ करके। मतलब इनको ऐसा लगा कि अगर मैं इस कमरे की अच्छी सफाई करूँगा तो फिर वो जो हेड टीचर है वो मुझे स्कूल में रख लेंगे अपने। तो उन्होंने इस तरह से बड़े दिल लगा के उन्होंने 4 बार डस्टिंग किया, 3 बार झाड़ू मारा पूरे कपड़े को, पूरे कमरे को। व्हेन आई वाज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर। जब मैं काम से गुजर गया, जब काम मुकम्मल हो गया तो मैंने रिपोर्टिंग किया फिर कि उसको हेड टीचर को जाकर मैं उनसे मिला, उनसे बात की मैंने। शी वॉज अ यांकी वुमन हु जस्ट न्यू वेयर टू लुक फॉर डर्ट। वो एक यांकी वुमेन थी। यांकी मतलब वाइट। यांकी इनफॉर्मल लैंग्वेज में वाइट को कहते हैं। तो वाइट लोग हैं ना, अब ब्लैक लोग जो है ना वाइट लोगों को यांकी बोला करते थे, तो काले थे ना वो गोरों को यांकी बोला करते थे। तो वो एक यांकी वुमेन थी, गोरी खातून थी, मतलब अंग्रेज़ थी, जो जानती थी वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि डर्ट को कहाँ पर ढूंढना है, कहाँ पर गंदगी मिलेगी, धूल मिलेगा। शी वेंट टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट। वो कमरे में गई और फर्श को और क्लोजेट हर किनारे को उसने इंस्पेक्ट किया, उसका मुआयना किया। देन शी टुक द हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबव द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस। उसके बाद उसने अपनी रुमाल निकाली और रुमाल को उसने रगड़ा ऑन द वुड वर्क, लकड़ी की चीज़ों पर, दीवार पर और टेबल पर और बेंचेस पर रगड़ा, ताकि वो चेक कर सके कि डस्ट कहीं पर है कि नहीं है। चेक करते हैं ना भाई, रगड़ते हैं तो पता लग जाता है कि भाई डस्ट है कि नहीं है, ऐसे नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा ना शेड चेंज हो जाता है, पता लगता है डस्ट इसमें है। अक्सर चीज़ों में मिल जाते हैं इस तरह से डस्ट। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked। जब वो नाकाम हो गई ढूंढने में, कोई भी टुकड़ा मिट्टी का ज़मीन पर या धूल का कोई भी ज़र्रा जब वो फर्नीचर पर देखने पर नाकाम हो गई, she quietly remarked। तो उन्होंने क्वाइटली मतलब खामोशी से, दबे मतलब कम अल्फाज में, मतलब दबे अल्फाज में उन्होंने रिमार्क किया, कहा मुझसे, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन। कहती है मुझे लगता है कि तुम इस इदारे में दाखिल हो सकते हो, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारा एडमिशन इस स्कूल में हो सकता है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में से एक हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस कमरे की सफाई करना मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम था, मतलब वो इंटर तक पहुँच गया था, मतलब टाइम हो गया ना अक्सर कि उस कमरे की सफाई करना मेरे कॉलेज का एक तरह से एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। मैंने उसके बाद कई इम्तहानात पास किए ज़िंदगी में। CSS भी किया होगा तभी जाकर डिप्लोमा वो लगे, वो एडवाइज़र लगे US प्रेसिडेंट्स के आगे जाकर बड़े होकर। कह रहे मैंने कई इम्तहानात उसके बाद पास किए, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास्ड। लेकिन मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि ये वो बेहतरीन एग्ज़ाम था सफाई करने वाला जो उस रूम में, तो वो बेहतरीन एग्ज़ाम था जो मैंने कभी पास किया। ठीक है, सो इट वॉज द चैप्टर दैट वॉज स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। ठीक है, वैसे बस ये बताया गया कि एक बच्चा जो था उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इतना अपनी पढ़ाई तालीम मुकम्मल करने के लिए। आप सब बहुत यू आर फॉर्चुनेट पीपल, यू आर लकी पीपल कि आप सबके पेरेंट्स ने आपको डायरेक्ट तालीम दिलवा दे चुके। पाकिस्तान में ऐसा आपको पता ब्लैक वाइट का सिस्टम नहीं है, बाकी अच्छे अर्न करते हैं तो फिर पेरेंट्स तो बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो आप सब पढ़ते हैं, लेकिन वही कि स्ट्रगल बहुत करनी होती है कभी कभार कुछ लोगों को, जद्दोजहद करनी पड़ती है तालीम हासिल करने के लिए, और फिर वो लोग दुनिया में फिर आगे भी जाते हैं। जो कोई स्ट्रगल करके जो पढ़ता है ना वही आगे जाता है। कहा था ना स्ट्रीट लाइट में जो बच्चा नीचे पढ़ता है, जैसे न्यूटन वगैरह हो गए, तो वही लोग जो हैं वो फिर क्या करते थे कि वो लोग दुनिया में आगे गए। गांव देहात में लोग जैसे कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे के हैं पाकिस्तान के नोबेल प्राइज़ होल्डर, वो झंग इज़ एक्चुअली सिटी इन पंजाब, तो झंग के वो एक गांव में रहते थे, और जहाँ झंग में के गांव में रहने वाले एक बंदा जहाँ पर बिजली भी नहीं थी, वहाँ का बच्चा इतना पढ़ा कि नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का उसने उठाया दुनिया में। पाकिस्तान के पास एक ही फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ है डॉक्टर अब्दुल सलाम को, जो गाँव का देहाती एक बच्चा वो लेकर आया, जब कराची शहर के लोग नहीं ला सके आज तक। तो ऐसा ही होता है कि जिसको ज़्यादा जो जदोजहद करता है ना पढ़ने में, वही ज़िंदगी में आगे जाता है। और जो हर कुछ तस्लीम में सजा कर जिसको मिल जाता है ना, जैसे हमें और आपको मिल गया, हमें कदर ही नहीं है तालीम की, हम बस अम्मी को अब्बू को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, वरना मेरे को मतलब ही नहीं है पढ़ाई करने से। कराची में चूँकि हम रहते हैं दैट्स वाई। तो बस ये इस वजह से एक चैप्टर इसमें डाला गया ताकि हर इंसान को कदर हो तालीम की, जो तालीम वो हासिल कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा MCQs देख लेते हैं इसके। MCQs देख लो, पेज नंबर 111 आ जाओ, उसमें आ जाएगा। पेज नंबर 111 देख लें। फर्स्ट है डैश वर डिस्कसिंग अबाउट स्कूल ड्यूरिंग वर्क। यस, बी ऑप्शन माइनर्स। सेकंड है द स्कूल वाज प्रोवाइडिंग डैश। बी ऑप्शन एजुकेशन एंड स्किल्स। थर्ड डैश टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया। डी ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। यस। Fourth, at dash salary did the writer work at the house of Journal Lewis Ruffner। B हो जाएगा $5 per month। पांचवें dash city was 82 miles away from Hampton। Richmond हो गया, ये B ऑप्शन। Richmond है असल में, that is। 6 है the writer spent first night of travel of Hampton at sea sidewalk near the port। 7th, the writer dash to get money for breakfast। B loaded the vessels। 8 dash helped the writer in getting reception। C captain। 9th dash was the head teacher's impression of writer when after cleaning the room। Yes, good was the head teacher's impression of writing। Yes, A option। 10th the writer accepted the cleaning of recitation room because he wanted to get admission। ठीक है भाई, बस काफ़ी आई थिंक।